मेरे मित्र अनुज अग्रवाल जी की जो ये यात्रा है, जिसमें इंडस्ट्री और एकेडमिया को वो एक साथ लाते हैं, डिस्कशन होता है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की वो रैंकिंग करते हैं। इस पूरी यात्रा में मुझे उनके साथ बड़े लंबे समय तक चलने का अवसर मिला है और मैंने देखा है कि कितनी गंभीरता से वो डेटा कलेक्शन करते हैं और कितनी गंभीरता से उसका विश्लेषण करते हैं और कितनी गंभीरता से इंडस्ट्री के लोगों को बुलाकर संवाद करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे मेरे सामने हैं। रंजन जी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उनसे दुबई में मुलाकात हुई थी, अभी बातचीत में मशगूल हैं। हमारे मित्र उमेश चतुर्वेदी जी यहाँ विराजमान हैं। वरिष्ठ पत्रकार सर्जना शर्मा जी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मंच पर हमारे पैनलिस्ट विराजमान हैं। जो आज का विषय है इस सेकंड सेशन का, वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी बातचीत में कई सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है। चरित्र निर्माण, हाउ टू बी ए ह्यूमन बीइंग। जनरल वीके जेटली जी यहाँ हैं, उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत ही मार्मिकता से उन्होंने इस चीज़ को यहाँ उल्लिखित किया है। अनुज अग्रवाल जी ने अपनी बातचीत में दोपहर में जो विषय रखे थे, मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा में ये पूरी चर्चा कहीं ना कहीं उन्हीं पर केंद्रित है। अनुज जी ने कहा था कि इंडिया सेंट्रिक एजुकेशन, और फिर एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया था, नेचर सेंट्रिक एजुकेशन। आज हम जहाँ जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की चुनौती है। सवाल ये है कि एनईपी भी आ गई। एनईपी में जो कुछ प्रोविजंस आए हैं, मैं उसका ब्रीफ में 1 मिनट में उल्लेख कर देता हूँ। जैसे एक ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है, हमें उसे कैसे इंक्रीज करना है। उसमें टारगेट रखा गया है कि उसे हमें 50% ले जाना है और अभी हम 26% पर हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। फिर उसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक फॉर्म हो रहा है, जिसमें 5,000 करोड़ के बजट की व्यवस्था है। ये बहुत बड़ा एक, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, क्योंकि हमारे देश में जो शोध की स्थिति है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थिति है, उस पर बहुत गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। और उस पर अगर हमने काम नहीं किया तो मुझे लगता है जो चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग टुडे एंड द चैलेंजेस दैट आवर जनरेशंस विल फेस इन कमिंग डेज, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। और ये प्रश्न इसलिए गंभीर है, एनईपी में इसका जिक्र है। एनईपी में सरकार ने जिस इतने बड़े फंड की व्यवस्था की है और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जो बात की गई, मैंने उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, थोड़ा प्रोसेस समझने की कोशिश की है। रिसर्च R&D जो है, ये अकेले सरकार के भरोसे काम नहीं चलेगा। इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बहुत बड़ी भूमिका है। हम इस टॉपिक को अभी डिस्कस करने वाले हैं और इसमें ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और ग्रेटर ऑटोनॉमी टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये भी एक है। और एक बॉडी बनने वाली है जो एजुकेशन को, जो अब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हम कर, लीगल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, ये अलग अलग प्रकार के जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इन सबको रेगुलेट करने के लिए एक ही बॉडी अब बन रही है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने हैं और आज इन प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल श्री विष्णुकांत चतुर्वेदी जी, मंच पर उपस्थित हैं। आपका स्वागत है सर। हमारे साथ हैं प्रोफेसर वीके श्रोत्रिय, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आपका बहुत लंबा अनुभव है। हमारे साथ हैं श्री योगेश एंडले जी, मैनेजमेंट एंड IT गुरु। हमारे साथ हैं शाश्वत शर्मा जी, जो डायरेक्टर हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, न्यू फील्ड्स टेक्नोलॉजीज। तो हमारे साथ बहुत अच्छा पैनल है और मुझे लगता है कि हम कुछ प्रश्नों पर अभी चर्चा कर पाएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद Professor V.K. Shrotraya ji. Sir, the new education policy has already arrived. What are the provisions in the policy, we all know. But the real question is, after the formulation of the policy,
all the educational institutions, both private and government, they have started facing new types of challenges. What are those challenges and how to tackle those challenges, that I would like to request you to discuss, please. Yes, please. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, सभी लोगों को नमस्कार। पिछले सेशन को मैं सुन रहा था पीछे बैठकर, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि पुरानी बात को ही हम आगे बढ़ाएंगे इस सेशन में। जैसा कि प्रश्न किया गया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड समस्याएं हैं, पहली बात वो समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं को किस प्रकार टैकल किया जाए। देखिए, इट इज़ वेरी इजी टू मेक ए पॉलिसी। लॉट ऑफ स्टडीज आर देयर विच से दैट 80% of the failure happen because of the poor implementation. So one can draw a very good strategy, but if you're not implementing it, it is just on papers. Same is the case with our national education policy. The challenges are, and you know, शायद हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि सरकार ने ये कदम उठाया और इस चुनौती को पुश किया लोगों तक, क्योंकि अगर इस प्रकार के जागरण की शुरुआत नहीं होती तो शायद हम लोग आज उसी पुराने ढर्रे में चल रहे होते। तो उसके लिए सरकार जो है वो धन्यवाद की पात्र है। सबसे बड़ी समस्या 3-4 चीजें हैं, क्योंकि हमारी जो शिक्षा नीति पहले थी, उस शिक्षा नीति में काफी कुछ ऐसा था जो कि रोट लर्निंग से संबंधित था। उसमें एक इंटरवेंशन क्रिएट किया है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने, और छात्रों को हर लेवल पर फ्लेक्सिबिलिटी देने का कार्य किया है। हम लोगों ने देखा पिछले 30 वर्षों में किस प्रकार के इंजीनियर्स भारत के इंजीनियरिंग संस्थाओं से निकले और किस प्रकार की समस्याओं से हम लोगों ने समस्याओं का सामना किया। नेस्कॉम की एक स्टडी है जो कहती है कि हमारे यहाँ के जो यूथ हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वी क्रिएट अराउंड 1.6 मिलियन इंजीनियर्स एवरी ईयर। उसमें से 10% एम्प्लॉयबल है। इसका मतलब यह है कि हमने पढ़ा तो दिया उनको किताबों के अनुसार, लेकिन किस प्रकार की क्षमताओं में का विकास उनमें होना चाहिए था, वहां पर शायद हम लोग पीछे रह गए। और वहां ये पॉलिसी कुछ इंटरवेंशंस इस प्रकार के इंट्रोड्यूस करती है जहां पर व्यक्ति का मानव होना ज्यादा आवश्यक हो जाता है। और उसके लिए आपको, जैसा पहले 2010 में एक पॉलिसी आई थी CBCS की, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की, उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए छात्रों को ये ऑप्शंस दिए गए कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेडिकल कर रहे हैं, आप वाणिज्य पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उसके साथ साथ आपकी इच्छा है, आपकी रुचि है, आप साहित्य भी पढ़ना चाहते हैं, तो आपको वो ऑप्शन मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत है। अगर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सोशियोलॉजी पढ़नी चाहिए, हमारे देश का समाज किस प्रकार का है उसका ज्ञान मुझे होना चाहिए, तो वो इस NEP 2020 में उसका रूम क्रिएट किया गया है। और हम सभी लोग जो कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो लोग इन चैलेंजेस से डील कर रहे हैं कि किस प्रकार हम अपने सिलेबाई में इस कंटेंट को लेकर आएं, जिससे कि बच्चे में, जो हम लोग पहले बात करते थे कि इंटरडिसिप्लिनरी कल्चर आना चाहिए, हम लोग अब जो आगे बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी कल्चर लाने की, जिससे हमारा सर्वांगीण विकास हो सके, जिसकी बात की जा रही थी इससे पिछले वाले सेशन में भी। तो चैलेंज ये है कि हमारे पास जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर शायद बहुत सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उसके लिए भी सरकार ने कई संस्थानों को फंड सैंक्शन किया है और इसके ऊपर कार्य चल रहा है। थोड़ा समय लगेगा, मेरे ख्याल से 3-4 साल में, जब इस इम्प्लीमेंटेशन के 4 साल होंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये
ये इम्प्लीमेंटेशन आगे किस प्रकार जाएगा। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, दूसरी बात फैकल्टीज की है, जो कि फैकल्टी के माइंडसेट को बदलने की बात है कि अगर फैकल्टी भी केवल एक ही विषय को लेकर क्लास में जाती है तो वो बच्चा अलग अलग विषय पढ़कर आ रहा है, तो बच्चे को रेस्पॉन्ड करने के लिए आपके पास वो पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए। तो फिलहाल मुझे लगता है कि उन चैलेंजेस को डील करने का एक एनवायरनमेंट बन रहा है, और हमारे यहाँ बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर इट इज अ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इट्स ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग इन प्लेस फॉर गुड। एंड जैसा कि आपने बात की शोध संस्थान की शोध के लिए एक स्पेशल फंड का क्रिएशन हुआ है, मेरे ख्याल से इससे एक अच्छी कल्चर का विकास होगा और लोगों की मानसिकता में शोध के प्रति रुझान पैदा होगा और वो अच्छा शोध कर पाएंगे। अभी तक इतना ही, बाकी जिस प्रकार से प्रश्न आएंगे उस प्रकार मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। धन्यवाद। थैंक यू प्रोफेसर श्रोतेश जी। आपने एक अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है शोध का। भारत में जो शोध हो रहा है उसकी गुणवत्ता पर अनेक प्रश्न है। अब सवाल ये है कि सरकार ने एनईपी में जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की है, वो फाउंडेशन अभी शेप ले रहा है और उसमें बहुत अच्छे धन की व्यवस्था की गई है। एट द मेजर focus is how to improve the quality of research. श्री योगेश एंडले जी, सर मेरा सवाल आपसे यही है कि सरकार फंड की भी व्यवस्था कर रही है और एक माहौल भी अब बनाने की कोशिश हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सरकार बना रही है, इससे क्या शोध की गुणवत्ता हमारी बढ़ेगी? आपका इसे लेकर कोई सजेशन हो तो आप उसका जरूर जिक्र करें। धन्यवाद। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं थोड़े से अनुभव आपको बताना चाहूँगा। शोध से संबंधित तो नहीं है मगर हायर एजुकेशन से संबंधित है। मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जिसका नाम है सॉइल, स्कूल ऑफ इंस्पायर्ड लीडरशिप, गुड़गांव में है। पिछले 11 साल से हम लोगों ने शुरू किया हुआ है इसको, और इसकी शुरुआत का एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है। वाकया क्या मतलब अनुभव रहा है हमारा, क्योंकि हम लोग एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग करते थे और बहुत कॉरपोरेट्स इंडस्ट्रीज़ के साथ कनेक्टेड रहते थे, तो पूछते थे, समझते थे कि आपको किस तरह के ग्रेजुएट्स, किस तरह के लोग चाहिए। और अक्सर हमको ये सुनने को मिलता था कि हमें बहुत अच्छे ग्रेजुएट्स मिलते हैं, बहुत अच्छे मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स मिलते हैं, बहुत अच्छे आईआईटी इंजीनियर्स मिलते हैं, मगर हमको अच्छे लीडर्स नहीं मिलते। लीडर्स मतलब कि जो समझ सकें कि मुझको सबके साथ मिलके कैसे काम करना है, जो समझ सकें कि दूरदृष्टि कैसे रखनी है बजाय इसके कि शॉर्टकट्स लेने के, जो ये समझ सकें कि सिर्फ पैकेज ही एक एम नहीं है जीवन का, कुछ और भी करना हमारे लिए आवश्यक है। तो जब हमने इन सब को सवालों को समझना शुरू किया तो हमें लगा कि जो हमारी एजुकेशन है वो एजुकेशन वन साइडेड हो रही है। ठीक है, तो हमने एक क्यूरिकुलम बनाया अपने लिए, अपने मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए, लीडरशिप एजुकेशन के लिए, जिसको 3 भागों में बांटा। नोइंग, जानकारी, ज्ञान, डूइंग, हाउ डू यू एक्ट ऑन इट, कैसे काम करें, और तीसरा बीइंग, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, निज की पहचान। और जब हमने ये क्यूरिकुलम बनाया, हमने देखा कि ये कहीं अगर हम जाते हैं एक्रेडिटेशन के लिए तो कोई इंस्टीट्यूशन AICTE एक्रेडिटेड नहीं करेगी हमें। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो उनके मापदंड के लिए इतने एकड़ जमीन और इतना बड़ा वो बिल्डिंग नहीं है। उनके पास कोई मापदंड नहीं था कि क्यूरिकुलम की क्या खासियत है, उसके बेसिस पे किसी को रिकॉग्नाइज कर सके। साथ ही इसी समय जब हमारा ये काम चल रहा था, उसी के आगे पीछे हार्वर्ड में प्रोफेसर दातार, जो अभी डीन है हार्वर्ड के, वो एक स्टडी कर रहे थे विच वाज सेइंग कि री इमेजिनिंग MBA। और MBA का क्या बैकग्राउंड रहा, 100 साल पुरानी पूरी परंपरा है मैनेजमेंट एजुकेशन की MBA की। और 100 साल पहले जब फोर्ड के ज़माने में MBA शुरू हुआ था तो उसमें एक ही
मकसद था मैनेजर्स को बनाने का कि हाउ डू यू जनरेट प्रॉफिट ethically. That's it. Profit was the only motive. And the whole management education was, for so many years, 100 years, has been revolving around profit. And reimagining MBA, Professor Datar came back and said कि it's important not just to earn money, but it's also important to understand the meaning of life. And that is how in Harvard also around the same time, 15 years ago, this concept of being got introduced. अब हम ये कैसे करते हैं? नोइंग के लिए तो आप समझ सकते हैं क्यूरिकुलम है अपना मैनेजमेंट एजुकेशन में फाइनेंस और ये सब मिला के. डूइंग एंड बीइंग इज हाउ डू आई लीड माई सेल्फ. वी रन स्पेशल क्लासेस, वी हैव क्यूरिकुलम, वी हैव कोर्सेज on self-leadership, we have courses, we do yoga, we do theater, just to understand who you are and how do you deal with yourself. So leadership is nothing but first you learn to lead yourself and then lead others. I'll connect this to the question that you have raised. The entire, you see, एक और मैं कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा यहाँ पर. जब किसी सिस्टम को चेंज किया जाता है तो उस सिस्टम को चेंज करने के लिए उनकी उससे सिस्टम से जुड़ी अगर कंडीशंस बदल दी जाएं जो उस प्रॉब्लम को होल्ड करती हैं तो सिस्टम चेंज होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. अब ये कंडीशंस क्या हैं? ये मोटे तौर पे 6 हिस्सों में बटी हुई है. 6 कंडीशंस हैं, मैं ब्रीफली बताना चाहूंगा. पहला है पॉलिसीज, दूसरा है प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, तीसरा है रिसोर्स फ्लो. ये बहुत एक्सप्लिसिट है, आप बिल्कुल देख सकते हैं. हम इस काम के लिए 6000 करोड़ दे रहे हैं, रिसोर्स एलोकेशन हो गया, बहुत सुंदर. अगला आता है relationships and connections and power dynamics. That means how are people going to relate with each other? How will decision makings be done? और the 6th condition जो आती है, जो बिल्कुल ही implicit है, किसी को नजर नहीं आती ऊपर से, मगर सबसे महत्वपूर्ण है, वो है mindset. तो हम ऊपर के लेवल पे जो explicit लेवल है, जहां पर पॉलिसी की बात आई, प्रोसेसेस की बात आई, रिसोर्स एलोकेशन की बात आई, ये हम कर सकते हैं. सही होगा, गलत होगा, प्रोसेसेस बनेंगी, कुछ रिवाइज होंगी, वो चलता रहेगा. मगर ये एक्सप्लिसिट कंडीशंस हम चेंज कर सकते हैं. मगर जब तक नीचे भी आके काम नहीं करेंगे, हम माइंडसेट के ऊपर भी काम नहीं करेंगे, तो ये सब बदलने वाला नहीं है. क्यों? अब रिसर्च में क्या हो रहा है? क्यों रिसर्च की एकदम से इतनी गुणवत्ता की समस्या शुरू हुई? जैसे ही हमने इस चीज को जोड़ा कि अगर आपको कॉलेज में पढ़ाना है, एकेडमिशियन होना है, तो आपको पीएचडी होना आवश्यक है, नहीं तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेंगी. अब क्या हुआ? जो पहले बीए के लिए था वही पीएचडी हो गई. कि कैसे हम जाके कहीं से भी चुटकी में कुछ करके, काम करके एक पीएचडी हासिल कर ले. हम देख रहे हैं क्या यूनिवर्सिटीज ऐसी खुल गई है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जो सिर्फ पीएचडी दे रही हैं और कुछ नहीं कर रही. बहुत नाम मात्र की बाकी चीजें कर रही, बस पीएचडी हर साल उनके पास 200-250 पीएचडी निकल जाते. तो ये जो माइंडसेट चेंज है, पॉलिसी हमने चेंज की, कुछ प्रोसेसेस हमें चेंज करनी पड़ेंगी. ये रिलेशनशिप जो है हमारी की एम्प्लॉयमेंट के साथ, प्रमोशन के साथ, पीएचडी को जोड़ देना कि अगर आपके पेपर छपेंगे तभी आपको प्रमोशन मिलेगी, उसकी बजाय आपने कितने व्यक्तियों का निर्माण किया, कितने स्टूडेंट्स का निर्माण किया, वो बहुत जरूरी है. मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, सॉरी मैं समय ले रहा हूं. आज सुबह प्रोफेसर बाला है, हमारे प्रोफेसर हैं आईआईटी दिल्ली के, प्रोफेसर बालाकृष्णन, उनके साथ बैठे थे और वो मेरे ऑफिस में करीब 6 और अपने साथियों को लेकर आए थे. ये साथी कौन थे? उन्हीं के स्टूडेंट्स जिन्होंने उनके साथ बीटेक किया था 10 साल पहले, और आज वो क्या कर रहे हैं? आज वो बैठकर ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए डिवाइसेस बना रहे हैं कि कैसे स्मार्ट केन बनाई, एजुकेशनल कंपोनेंट बनाए. करीब 2,25,000 से ज़्यादा बुक्स वो बना के दे चुके हैं, जिससे कि ब्लाइंड, विजुअली इंपेयर्ड पीपल दे कैन स्टडी साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी. जहाँ पर डायग्राम्स आते हैं ना, इससे पहले एक जिसको आंख दिखाई नहीं दे रही है, वो बच्चा साइंस नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि समझ ही नहीं सकता था डायग्राम क्या होता है.
तो उन्होंने उसके लिए टेक्स्ट बुक्स, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स को कन्वर्ट किया कि एक ब्लाइंड स्टूडेंट भी उनको पढ़ सके, और आज करीब 2 लाख से ज़्यादा किताबें वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पूरे देश में। और जो स्टूडेंट उनके साथ काम कर रहा था, कहता है ये स्टूडेंट मेरे साथ काम कर रहा है, मैंने हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, वो जाके बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स बने हैं, सीईओज बने हैं, मैनेजमेंट गुरु बने हैं, मगर जो संतोष मुझे मिलता है वो इस स्टूडेंट से मिलता है जो मेरे साथ लगा हुआ है और देश के और समाज के लिए क्या कर रहा है। इस तरह की जब भावना बनेगी तब रिसर्च पर असर आएगा। धन्यवाद। थैंक यू। आपने समस्या नहीं समाधान की भी बात की है, बहुत सुंदर। आपने शोध की बात की है। आप सबके हाथ में मोबाइल है, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। पिछले साल हमारे देश में शोध गंगा पर जो शोध से संबंधित जानकारी अपलोड होती है, मैं उसे कोट कर रहा हूँ। पिछले साल 51,000 से ज़्यादा पीएचडी शोध गंगा पर अपलोड की गई है, जो हमारे भारतीय इंस्टीट्यूशंस में हुई है। जिस देश में एक साल में 51,000 पीएचडी अवार्ड हो रही हैं, वो देश शोध की गुणवत्ता पर चर्चा करे और जो समाज की समस्याएं हैं, जो हमारे दैनिक जीवन की समस्याएं हैं, उनका समाधान होता दिखाई नहीं देता। हालांकि योगेश एंडे जी ने जो समाधान की बात की है, जो अच्छे प्रयोग की बात की है, उससे एक उम्मीद की किरण जगती है। एक साथ सवाल और है सर, मैं ये सवाल ले रहा हूँ लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जी से। सवाल ये भी है सर कि शोध की गुणवत्ता, जिस देश में इतनी बड़ी संख्या में पीएचडी हो रही हैं, और योगेश एंडे जी ने संकेत भी किया है कि एकेडमिक्स में आने के लिए पीएचडी जरूरी है। सर, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो प्रोफेशनल्स तैयार हो रहे हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी पर भी बड़ा प्रश्न रहता है। शोध की गुणवत्ता और ये एम्प्लॉयबिलिटी का जो प्रश्न है, हम प्रोफेशनल्स तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस हमारे संस्थानों को जैसे प्रोफेशनल चाहिए उस प्रकार के वो नहीं है। ये एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। सर, हाउ विल यू एड्रेस दीज क्वेश्चंस? सैनी साहब, आपका बहुत अच्छा ये प्रश्न है और ये एक जीवंत समस्या है हमारे देश के लिए। लेकिन इसमें अपार्ट फ्रॉम जो प्रोफेसर एंडले साहब ने बताया और प्रोफेसर सरोटिया साहब ने भी इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला था, मैं समझता हूँ कि एक जो हमारे तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह खुले हैं 1980s से लेके तकरीबन 2010 तक, करीब मैं समझता हूँ 30 साल तक, एंडलेस and mostly were made and instituted for profit making and not for creating knowledge or creating good engineers. मैं एक आपको मैं मेरठ के पास एक जगह है, वहाँ 2 कमरों में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बोर्ड लगा हुआ था और वो शायद एडमिशन देके डिग्रियां देता होगा, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं था। तो ये एक करप्शन का जो जरिया मैं जो हिंट कर रहा हूं, वो करप्शन, भ्रष्टाचार, एजुकेशन को एज ए प्रॉफिट मेकिंग आपने एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, वह था। और इस पे एक जल्दी से जल्दी नकेल लगनी चाहिए थी, वो नहीं लगी, क्योंकि इसमें जो पॉलिसी मेकर्स थे वर देमसेल्व्स इन्वॉल्व्ड एंड दे वर द वंस हु वर मेकिंग। सो आई एम बीइंग वेरी ब्लंट ऑन दिस बिकॉज आई एम एन आर्मी ऑफिसर। आई cannot be talk in a thing. I'm saying it was corruption which created this problem. Secondly, 51,000 PhD in a country like India. मेरा जो ख्याल है, मैंने जो देखे हैं डॉक्टर्स, बाय एंड लार्ज PhDs हमारे काफी अच्छे हैं, और जो को PhD मिलता है वो काफी मेहनत के बाद, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि विश्व में आप कहीं भी चले जाइए, जहां पे नॉलेज रिलेटेड जॉब्स हैं, मैं समझता हूं मोर देन 50% आर विद द इंडियंस, इंक्लूडिंग इन यूएसए। और मैं इस बात पे मुझे बड़ा गर्व है कि ये भारत में अपनी बेटी के पास लंदन में गया था, वहां पे मैंने जहां भी जिस जगह भी गया हूं, वहां पे इंडियंस को आपने देखा कि जो मैनेजरियल पोस्ट पर हैं, डायरेक्टर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, वो सब इंडियंस थे।
और ये देखकर आपका सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि जरूर प्रतिभा है हमारे बच्चों में, हमारे उसमें, लेकिन जो आप चीज जिस पे आपने संकेत दिया है, वो मैं समझता हूं कि उसका मुख्य कारण केवल एक था कि इसमें हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व थे, जिन्होंने मन मर्जी से ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस क्रिएट किए जिनकी जरूरत नहीं थी। आज के दिन काफी बंद हो रहे हैं या किसी और चीज के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये उसलिए हुआ, लेकिन बाय एंड लार्ज जहां भी लोग कमिटेड थे, सिंसियर थे, डेडिकेटेड थे टू प्रोफेशन, दे हैव प्रोड्यूस्ड गुड रिजल्ट्स। जी, आप देखिए हमारे IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इन IIMs हैं, NITs हैं तमाम। उसके अलावा केंद्रीय विद्यालय, I have lot of respect for our केंद्रीय विद्यालय because they do not make any distinctions. इन्होंने वो जो disparity थी between the haves and the have-nots, they have removed it, and very high number of our केंद्रीय विद्यालय students have done very well, including they have joined the armed forces in a big way. They are in the civil services, they are professors, they are lecturers, scientists, engineers, and that is the reason I personally feel should be a thrust for more Kendriya Vidyalayas. Today they are about 1,300. There is definitely a need to increase the Kendriya Vidyalaya to 2,500 or something. We do not need Doon schools, we do not need Mayo College, but we do need Navodaya Vidyalaya, Kendriya Vidyalayas, Sainik schools. They have done the country proud, and that is where our thrust should be. अभी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं शाश्वत जी, आप टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। जो NEP है उसमें भी टेक्नोलॉजी पर बहुत फोकस है। अब सवाल टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा है कि अब तो सवाल ये भी उठने लगा है कि शिक्षा संस्थानों में जिस प्रकार लेक्चर्स बड़ी संख्या में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, अगर सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो जाएंगे तो कल पता चलेगा कि फैकल्टी की ज़रूरत रहेगी कि नहीं रहेगी। टेक्नोलॉजी पर हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसका क्या होगा। तो टेक्नोलॉजी और ये जो ह्यूमन रिसोर्स वाला प्रश्न है, आप इसे कैसे टैकल करेंगे? थैंक यू। मैं अगर ये बोलूं कि टेक्नोलॉजी से हम सॉल्व कर सकते हैं हर चीज़ और हमें ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं चाहिए, तो दैट वुड बी रॉन्ग। बेसिकली the things that you learn when you go to school are not just limited to lectures. You need to have a face-to-face interaction with other students, with the teachers as well, and that teaches you a lot. आप अपने घर पे बैठ के if you're studying, it is more of you're in a cocoon, right? आपकी मॉम घर पर हैं, वो आपको बोल रही हैं बेटा दाल खा लो, सब्जी खा लो, ये सब चल रहा है, right? But when you go to school, when you're physically in the class, you interact with students. उसमें चलो अगर मैं बीमार हो गया, I get to know कि यार मैं अपने friends से I can ask for notes from them. So that is a skill. That is not just, the importance is not just on notes. कि notes क्या है? वो I can go to Google, I can read about it and learn about that particular subject from there also. But the tact of asking for notes from a fellow student, interacting, that is very important in the industry also. It teaches you teamwork. It teaches you how to gel with others. So that is what I would like to say and conclude, which is not very good for me because I build digital platforms. So it is kind of an opposite thing, me vouching for physical faculties, but yes, absolutely they're needed. Thank you, Shashwat ji. I have lot of questions, but problem is हम पहले ही बहुत विलंब से चल रहे हैं और आगे माननीय मंत्री जी हमारे मध्य पहुंच गए हैं और अब कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना है। इसलिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण इस चर्चा में आई हैं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अगर हम स्वतंत्रता आंदोलन से बातचीत को शुरू करें तो स्वतंत्रता का जो हमारा आंदोलन था वो वास्तव में स्वत्व का आंदोलन था। स्वत्व की पहचान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कराई
और अभी हमारे मध्य योगेश एंडले जी ने वो प्रश्न रखा, निज की पहचान, स्वत्व की पहचान। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो प्रत्येक भारतवासी को हमें समझने की आवश्यकता है। और आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, माइंडसेट। हम लोगों को अपना माइंडसेट वक्त के अनुसार बदलने की आवश्यकता है। जो पैनलिस्ट हमारे साथ में जुड़े हैं, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जी, शाश्वत शर्मा जी, प्रोफेसर वीके श्रोत्रेय जी, श्री योगेश एंडले जी, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। अनुज जी आगे। मैं अनुज जी से निवेदन करूंगा कि हमारे मंचस्थ सभी पैनलिस्ट का स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रोफेसर वीके श्रोत्रेय जी, प्रोफेसर वीके श्रोत्रेय जी, शाश्वत जी, अच्छा शाश्वत जी, शाश्वत शर्मा जी, श्री अनुज अग्रवाल जी और सारिका अग्रवाल जी शाश्वत जी का अभिनंदन कर रहे हैं।